गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरे पिछले लेक्चर्स में हम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए टॉपिक, द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद अ मेथड टू डिटरमाइन द फोर्स। कि फर्स्ट टू लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे अप्लाइड फोर्स मोशन को चेंज करता है, तो हमें फोर्थ को डिटरमाइन करने के मेथड भी बताते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी तुरंत ही उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। ये फोर्सेस हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। These forces act on different objects and never on the same object। ये फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट नहीं करते। इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ये एग्जाम्पल है कि फुटबॉल की गेम के अंदर समटाइम्स वी वाइल लुकिंग एट द फुटबॉल एंड ट्राइंग टू किक इट विद अ ग्रेटर फोर्स कोलाइड विद अ प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम। कि कई बार एक खिलाड़ी होता है तो वो फुटबॉल की तरफ देखते देखते भागता रहता है और दूसरी टीम के प्लेयर से टकरा जाता है। बोथ फील हर्ट बिकॉज ईच अप्लाइज अ फोर्स टू द अदर। तो दोनों को चोट लगती है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फोर्सेस भी हमेशा पेयर में होती है, वन फोर्स नहीं होती। द टू अपोजिंग फोर्सेस आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो ये दोनों जो अपोजिंग फोर्सेस हैं इनको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं दो स्प्रिंग बैलेंस हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। बी स्प्रिंग बैलेंस को दीवार से फिक्स किया गया है और जहाँ पे वज़न लटकाया जाता है वहाँ पे हमने दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के हुक को फंसा दिया है। अब दूसरे स्प्रिंग बैलेंस जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं, अब यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करके देखेंगे कि अगर हम ए स्प्रिंग बैलेंस को खींचते हैं तो दोनों तरफ वेट जो वो दिखाएगा वो एकदम इक्वल दिखाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि अगर ए स्प्रिंग बैलेंस ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स लगाता है, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होता है। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस connected together as shown in figure 9.10। The fixed end of the balance B is attached with a rigid support। कि बैलेंस बी का जो फिक्स्ड एंड है वो रिजिड सपोर्ट से लगाया हुआ है, लाइक ए वॉल। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए। तो स्प्रिंग बैलेंस ए के फ्री एंड से अगर फोर्स लगाते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल। कि ये हम देखते हैं कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस सेम रीडिंग दिखाएंगे स्केल के ऊपर। It means that the force exerted by spring balance A on the balance B is equal but opposite in direction। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि स्प्रिंग बैलेंस ए ने जो बी पे लगाया है तो दोनों का फोर्स जो है वो अपोजिट है डायरेक्शन में और वो इक्वल भी है। एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एन एक्शन एंड द अदर एज रिएक्शन। तो एक फोर्स को एक्शन कहते हैं और जो दूसरी फोर्स लगी है उसे हम रिएक्शन कहते हैं। दिस गिव्स अस एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
तो इससे हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट मिल जाती है, मतलब एक और डेफिनेशन मिल जाती है जो इजी है। क्या स्टेटमेंट है देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हाउएवर it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously। लेकिन ये हमेशा याद रखना होगा कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं एक साथ। आगे देखिए, सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट, मान लो आप आराम से खड़े हैं, एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ रोड, और आप रोड पे चलना चाहते हैं। यू मस्ट एक्सेलरेट, तो चलने के लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। विच इज दिस फोर्स, तो ये फोर्स कैसा है। इज इट द मस्कुलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड, क्या ये मस्कुलर एफर्ट है, मतलब आपकी मसल्स रोड के ऊपर जोर लगाएंगी ना, टांगों के अंदर जो मसल्स होते हैं। इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव, क्या ये उसी डायरेक्शन में जिसमें हम मूव करना चाहते हैं। नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड, तो जो आप फोर्स लगाओगे वो लगाओगे पीछे की तरफ, ठीक है, आपके पंजे रोड को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि रोड तो रिजिड है, कठोर है, तो वो हमें आगे की तरफ पुश कर देगा, और हमारा मास कम है रोड के कंपेयर में, इस करके हम आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। अगर यही काम हम चिकने फर्श पे या रेत में करें तो आप ये पाओगे कि रेत पीछे की तरफ सरकता है। रेत में चलना एज़ कंपेयर टू रिजिड रोड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वो इसी वजह से होता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे पीछे की तरफ तो रेत पीछे हट जाता है, और वो हमारे आगे के रिएक्शन को काट देता है, वो उतना रिएक्शन नहीं देता जितना कि रोड देता है। द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड, और रोड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है हमारे पैरों पे ताकि हम आगे चल सकें। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। These forces may not produce acceleration of equal magnitude, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन एक्सेलरेशन जो होएगा वो डिफरेंट होगा। दिस इज़ बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास, क्योंकि मास दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी दोनों के अंदर अलग अलग प्रोड्यूस होगा। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जब एक गन को फायर किया जाता है, इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, तो ये गोली के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाती है। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, और जो गोली है वो गन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। दिस रिजल्ट इन रिकॉइल ऑफ द गन, जिससे कि गन पीछे की तरफ धक्का मारती है, जैसा कि आप फिगर 9.11 में देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी एकदम कंधे के ऊपर। सिंस अ गन हैज़ ए मच ग्रेटर मास, लेकिन गन का मास बुलेट से ज़्यादा होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज़ मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, इस करके गन का एक्सेलरेशन कम होगा और बुलेट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब बुलेट काफ़ी तेज़ी से गन में से निकलेगी, जबकि गन थोड़े से प्रेशर से ही बैक में जाएगी। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी illustrated when a sailor jump out of a rowing boat, जब एक नाविक कश्ती से किनारे की तरफ कूदता है तब भी यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। एज द सेलर जंप फॉरवर्ड, जैसे ही सेलर आगे की तरफ कूदेगा, द फोर्स ऑन द बोट
मूव इट बैकवर्ड। तो जो कश्ती के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो उसे पीछे की तरफ मूव कर देगा, इसलिए उसे बड़ी सावधानी से कूदना पड़ता है, नहीं तो क्या हो सकता है आप फिगर देख के बताइए। जैसे ही वो आगे फोर्स लगाएगा बोट पीछे हो जाएगी तो वो पानी में गिर सकता है। इसीलिए सेलर को पहले क्या करना चाहिए, इस बोट को किनारे से बांध देना चाहिए, या किनारे पे जो व्यक्ति खड़ा हो उसे इसकी रस्सी पकड़ा देनी चाहिए, तभी वो सुरक्षित रूप से उतर पाएगा। तो ये था बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको भी समझना है। ये एग्जाम्पल भी क्वेश्चन की तरह आते हैं एग्जाम में, तो इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है।